आज हम विज्ञान के इतिहास की एक सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, एक इंसान जो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं था, न ही उसके पास कोई अत्याधुनिक लैब थी, उसने अकेले ही जीव विज्ञान की एक ऐसी गुत्थी सुलझा दी जिसे डार्विन जैसे दिग्गज भी नहीं सुलझा पाए थे। आज की हमारी ये गहन पड़ताल ग्रेगर योहान मेंडल की कहानी पर है, जिन्हें हम आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कैसे एक मठ के बगीचे में काम करने वाले एक साधु ने वो कर दिखाया जो अपने समय के बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए। ये वाकई एक कमाल की कहानी है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने क्या खोजा, बल्कि ये भी समझेंगे कि उन्होंने कैसे खोजा। मेंडल की असली प्रतिभा मटर उगाने में नहीं थी, बल्कि जीव विज्ञान की उलझी हुई दुनिया में एक, कह सकते हैं, भौतिक विज्ञानी जैसी सोच लाने में थी। उन्होंने प्रकृति के शोर को कम करने के लिए गणित और धैर्य का इस्तेमाल किया। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, उनके जरिए हम परत दर परत ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सफलता का नुस्खा क्या था, और फिर दुनिया को उनकी इस खोज को समझने में 35 साल क्यों लग गए। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जो इसके केंद्र में है। आखिर कौन थे ग्रेगर मेंडल? ग्रेगर योहान मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के किसान परिवार में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने वियना विश्वविद्यालय में भौतिकी और गणित की पढ़ाई की थी। अच्छा, जीव विज्ञान की नहीं? नहीं, असल में वो एक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते थे, लेकिन परीक्षा में फेल हो गए। बाद में वो एक मठ में शामिल हो गए। उनकी यह गणितीय और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि उनके काम में साफ तौर पर झलकती है, और शायद यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब वो एक जीव विज्ञानी की तरह नहीं, बल्कि एक गणितज्ञ की तरह सोच रहे थे। तो फिर उनकी रुचि मटर के पौधों में कैसे पैदा हुई? इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या से हुई। उन्होंने देखा कि पी वीविल नाम का एक कीड़ा मटर के बीजों को खराब कर रहा था। बस इसी समस्या का अध्ययन करते करते उनकी रुचि मटर के पौधों की अलग अलग किस्मों और उनके लक्षणों में पैदा हो गई, और यहीं से उस 7 साल लंबे प्रयोग की नींव पड़ी जिसने जीव विज्ञान का पूरा नक्शा ही बदल दिया। 7 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई छोटा-मोटा बगीचे का काम नहीं था। ये प्रयोग कितना बड़ा और व्यवस्थित था। ये वाकई एक बहुत बड़ा और बहुत बारीकी से सोचा समझा काम था। मेंडल ने 1857 से लेकर 1864 तक, मतलब पूरे 7 साल। हाँ, पूरे 7 साल सिर्फ मटर के पौधों पर प्रयोग किए। उन्होंने शुरुआत में मटर की 32 अलग अलग किस्में इकट्ठा की। फिर उन्होंने 2 साल सिर्फ इन किस्मों को उगाने और ये पक्का करने में लगाए कि वे पूरी तरह से शुद्ध हैं। यानी समयुग्मजी होमोजाइगस। बिल्कुल। आखिर में उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए 22 शुद्ध किस्मों को चुना। इस दौरान उन्होंने अपने मठ के बगीचे में 5000 से भी ज्यादा पौधों का मूल्यांकन किया और हर एक पौधे का रिकॉर्ड रखा। 1 मिनट, तो ये कोई संयोग नहीं था कि उन्होंने मटर के पौधे चुने। ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रयोग शुरू करने से पहले ही आधी लड़ाई जीत ली थी, सिर्फ सही विषय चुनकर। आज भी वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के लिए सही मॉडल ऑर्गेनिज्म चुनने में महीनों लगा देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही सोचा समझा और वैज्ञानिक फैसला था। इसके पीछे 4 बड़ी वजहें थीं। पहला, मटर की कई किस्में बाजार में आसानी से मिल जाती थीं, और उनमें कई ऐसे लक्षण थे जो बिल्कुल साफ साफ अलग दिखते थे। जैसे फूल का रंग बैंगनी या सफेद, या पौधे की लंबाई ज्यादा या कम। एकदम कोई बीच की स्थिति नहीं थी। दूसरा, मटर के पौधे प्राकृतिक रूप से स्वपरागित सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, मतलब उनमें बाहर से पराग आने की संभावना कम होती है, जिससे प्रयोग शुद्ध रहता है। यानी प्रयोग पर उनका पूरा नियंत्रण था। वो जब चाहें खुद से पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते थे। बिल्कुल। तीसरा कारण था कि मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है, जिससे एक ही साल में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। उन्हें नतीजे देखने के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ता था। और चौथा? और आखिर में मटर के बीज बड़े होते थे, जिससे उनका अंकुरण अच्छा होता था। तो इन सभी बातों ने मटर को उनके प्रयोगों के लिए एक आदर्श विषय बना दिया। ये सब सुनने में बहुत सही लगता है, लेकिन मेंडल से पहले भी कई लोगों ने पौधों पर संकरण हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोग किए थे, पर वे असफल रहे। तो मेंडल ने ऐसा क्या अलग किया? क्या ये सिर्फ मटर चुनने की वजह से था, या इसमें उनकी सोच का भी कमाल था? यहीं पर मेंडल की प्रतिभा सबसे अलग दिखती है। उनकी सफलता के पीछे एक पूरी कार्य प्रणाली थी। सबसे पहला और क्रांतिकारी कदम यह था कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। अच्छा। जब वे पौधे की लंबाई का अध्ययन कर रहे थे, तो वे सिर्फ लंबाई पर ध्यान केंद्रित करते थे, न कि बीज के रंग या आकार पर।
इससे नतीजे बहुत सरल और स्पष्ट मिले। उन्होंने एक तरह से शोर को हटा दिया। और डेटा का क्या? सुना है उन्होंने हर चीज का बहुत सटीक रिकॉर्ड रखा था, जो उस समय के जीव विज्ञानी आमतौर पर नहीं करते थे। हाँ, ये उनका सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने न सिर्फ दूसरी पीढ़ी F2 तक, बल्कि तीसरी, F3 और चौथी F4 पीढ़ियों तक का सटीक डेटा रिकॉर्ड किया। और फिर जो काम किसी ने नहीं किया था, उन्होंने जीव विज्ञान में पहली बार गणित और सांख्यिकी का इस्तेमाल करके विभिन्न रूपों का अनुपात निकाला। मतलब उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि कुछ पौधे लंबे और कुछ बौने हैं, बल्कि उन्होंने गिना कि कितने लंबे हैं और कितने बौने, और उनके बीच का गणितीय संबंध क्या है। तो क्या इसमें थोड़ी किस्मत का भी हाथ था? अगर उन्होंने कोई ऐसा पौधा चुन लिया होता जिसके गुण इतने साफ न होते, तो क्या हम आज मेंडल का नाम भी जानते? हाँ, कुछ हद तक वो भाग्यशाली भी थे। जिन 7 लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया, वे सभी ऑलिगोजेनिक थे, यानी उन्हें सिर्फ एक या कुछ ही जीन नियंत्रित करते थे, जिससे पैटर्न साफ दिखाई दिया। और दूसरी, इससे भी बड़ी किस्मत की बात थी, जीन संलग्नता, जीन लिंकेज। लिंकेज, इसका क्या मतलब है? सोचिए कि जीन एक ही धागे यानी गुणसूत्र पर मोतियों की तरह हैं। अगर 2 मोती बहुत पास-पास हों, तो वे लगभग हमेशा एक साथ ही अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसे लिंकेज कहते हैं। यह मेंडल के अनुपातों को पूरी तरह बिगाड़ सकता था। ओह, लेकिन किस्मत से उन्होंने जिन लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया, उनके जीन या तो अलग-अलग गुणसूत्रों पर थे या एक ही पर इतनी दूर थे कि वे स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर पाएं। उन्होंने जिस एकमात्र जोड़ी का अध्ययन नहीं किया, संयोग से उसी में लिंकेज था। वाह! तो 7 साल, 5000 पौधे, इतनी मेहनत और थोड़ी सी किस्मत, इतना सब करने के बाद जब उन्होंने अपने सारे आंकड़े देखे होंगे, तो उनके दिमाग में क्या तस्वीर उभरी? वो किस नतीजे पर पहुंचे? उनके निष्कर्ष उस समय के लिए क्रांतिकारी थे। पहला, उन्होंने कहा कि संतान को आनुवंशिक पदार्थ माता और पिता दोनों से बराबर मात्रा में मिलता है। दूसरा, और ये सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने कारक या फैक्टर की अवधारणा पेश की, जिसे आज हम जीन कहते हैं। तो वो कह रहे थे कि विरासत कोई पेंट की तरह नहीं है जहां लाल और सफेद रंग मिलकर गुलाबी बन जाते हैं, बल्कि ये लेगो ब्लॉक्स की तरह है। एक लाल और एक सफेद ब्लॉक एक साथ आ सकते हैं, लेकिन वे हमेशा अलग-अलग ही रहते हैं। क्या बेहतरीन उपमा है! बिल्कुल यही। उन्होंने कहा कि ये कारक कणों पार्टिकुलेट के रूप में होते हैं, जो आपस में घुलते मिलते नहीं हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तीसरा, उन्होंने प्रभाविता डोमिनेंस और अप्रभाविता रिसेसिव की अवधारणा पेश की कि कुछ लक्षण दूसरे पर हावी हो जाते हैं। और आखिर में उन्होंने इन सब के लिए गणितीय सूत्र भी दिए। और यहीं से उनके प्रसिद्ध नियमों की शुरुआत होती है। चलिए पहले नियम को समझते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। सुनने में ये थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, जो इससे समझना थोड़ा आसान बनाता है। इसका सरल अर्थ यह है कि हर लक्षण के लिए जिम्मेदार कारक के जोड़े में से युग्मक या गैमीट बनते समय दोनों कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अच्छा, हर युग्मक को जोड़े में से सिर्फ एक ही कारक मिलता है। वे एक दूसरे को दूषित या मिश्रित नहीं करते, वे शुद्ध रहते हैं। और इसी वजह से F2 पीढ़ी में, यानी पोतों की पीढ़ी में, वो बौनेपन वाला लक्षण फिर से उभर आता है जो उनके माता पिता में छिपा हुआ था। एकदम सही। इसी नियम की वजह से हमें F2 पीढ़ी में 3:1 का फिनोटाइपिक अनुपात, मतलब दिखने वाले लक्षणों का अनुपात, और 1:2:1 का जीनोटाइपिक अनुपात मिलता है। इसका कोई प्रायोगिक प्रमाण भी है? हाँ, बाद में मिला। इसका प्रमाण हमें मक्का, मेज में मोमी पराग कणों के अध्ययन से मिला, जहां विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस पौधा ठीक 1:1 के अनुपात में 2 तरह के परागकण बनाता है। ये सीधे तौर पर इस नियम को साबित करता है। ठीक है, तो पहला नियम हमें बताता है कि एक अकेले गुण की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, एक साफ सुथरा बंटवारा। लेकिन असल दुनिया तो कहीं ज्यादा उलझी हुई है ना। हमें एक साथ कई गुण मिलते हैं। क्या बीज का पीला होना उसके गोल होने पर कोई असर डालता है? यही वो अगला बड़ा सवाल था, जिसका जवाब मेंडल ने अपने दूसरे नियम से दिया। बिल्कुल, उनका दूसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये नियम कहता है कि अलग-अलग लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन के जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। मतलब बीज के रंग, पीला या हरा वाला जीन कैसे अगली पीढ़ी में जाएगा, इसका इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता कि बीज के आकार गोल या झुर्रीदार वाला जीन कैसे जाएगा।
वे दोनों अपनी अपनी राह पर चलते हैं। इसे गणितीय रूप से कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि मेंडल तो हर चीज को गणित से ही देख रहे थे। इसे हम प्रोडक्ट रूल से आसानी से समझ सकते हैं। जब हम दो लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो F2 पीढ़ी में हमें 9.3.3.1 का प्रसिद्ध अनुपात मिलता है। यह अनुपात असल में दो अलग-अलग 3.1 अनुपातों का गुणनफल है, यानी 3 लंबे 0.1 बौना गुणा 3 पीले 0.1 हरा, बिल्कुल, जो बराबर है 9.3.3.1 के। ये गणितीय प्रमाण है कि दोनों लक्षण एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। नाम के वैज्ञानिक ने ब्रैकिस्टिका नाम के एक कीट में गुणसूत्रों को देखकर इसे भौतिक रूप से भी साबित कर दिया। ये सब कुछ इतना तार्किक, इतना स्पष्ट और गणितीय रूप से सिद्ध लगता है। तो अब हम अपनी कहानी के सबसे बड़ी पहेली पर आते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया ने उनके काम को लगभग 35 साल तक पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया? ये विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं दुखद अध्याय है। इसका सबसे बड़ा कारण शायद ये था कि मेंडल अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने एक जैविक घटना की व्याख्या के लिए गणित और सांख्यिकी का इस्तेमाल किया था, जो उस समय के जीव वैज्ञानिकों के लिए एक बिल्कुल नई और अजीब बात थी। हाँ, वे मानते थे कि जीवन की प्रक्रियाएं इतनी जटिल हैं कि उन्हें गणित के सरल नियमों में नहीं बांधा जा सकता। यानी उनका तरीका ही उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि वो क्या कर रहे हैं। सही कहा। दूसरा कारण ये था कि मेंडल ने असतत भिन्नता डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का अध्ययन किया, लंबा या बौना, पीला या हरा, जबकि डार्विन और गैल्टन जैसे उनके समकालीन बड़े वैज्ञानिक ये मानते थे कि विकास क्रमिक और निरंतर भिन्नता से होता है। और वे इन लक्षणों को विकास के लिए महत्वहीन मानते थे। बिल्कुल। तीसरा, उस समय कोशिका विज्ञान ज्यादा विकसित नहीं था। किसी को गुणसूत्रों या अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के बारे में नहीं पता था। इसलिए मेंडल के कारकों के अलग होने का कोई भौतिक आधार नहीं समझा जा सका। और क्या उनकी अपनी कुछ असफलताएं भी इसका कारण थी? हाँ, ये भी एक बड़ी वजह थी। मटर में सफलता के बाद मेंडल ने अपने परिणामों को हॉकवीड नाम के पौधे और मधुमक्खियों पर दोहराने की कोशिश की, लेकिन वे बुरी तरह असफल रहे। क्यों? हमें अब पता है कि हॉकवीड में एपोमिक्सिस होता है, यानी बीज बिना निषेचन के ही बन जाते हैं, जिससे मेंडल के नियम लागू ही नहीं होते। इस असफलता ने शायद उनके आत्मविश्वास को भी कम किया होगा और दूसरों को उनके काम पर संदेह करने का एक और कारण दे दिया। तो आखिरकार उनका काम अंधेरे से निकलकर दुनिया के सामने कैसे आया? ये पुनर्खोज कैसे हुई? यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साल 1900 में, यानी मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद और उनके पेपर के प्रकाशन के 34 साल बाद। हाँ, 3 अलग-अलग देशों के 3 अलग-अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से काम करते हुए उन्हीं निष्कर्षों को फिर से खोजा जिन पर मेंडल सालों पहले पहुंच चुके थे। ये वैज्ञानिक थे हॉलैंड के ह्यूगो डे व्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेयरमार्क। जब उन्होंने अपने काम को प्रकाशित करने से पहले साहित्य की खोज की तो तीनों ये देखकर हैरान रह गए कि ये सारा काम तो ग्रेगर मेंडल नाम का एक साधु 35 साल पहले ही कर चुका था। और यहीं से जेनेटिक्स का असली जन्म हुआ। बिल्कुल। इस पुनर्खोज के बाद एक ब्रिटिश जीव विज्ञानी विलियम बेटसन ने मेंडल के काम को बहुत बढ़ावा दिया। बेटसन मेंडल के काम के सबसे बड़े समर्थक बने। उन्होंने ही 1905 में जेनेटिक्स शब्द गढ़ा, जो ग्रीक शब्द जेनरेट से बना है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना। और उन्होंने मेंडल के काम का अनुवाद भी किया है ना? हाँ, बेटसन ने मेंडल के मूल जर्मन पेपर का अंग्रेजी में अनुवाद किया और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी प्रकाशित की। इस पुस्तक ने आनुवांशिकी के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित किया और मेंडल को उनका सही स्थान दिलाया। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? श्रोताओं के लिए मुख्य बात क्या है? सार ये है कि ग्रेगर मेंडल सिर्फ अपने बगीचे में काम करने वाले एक साधु नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित, धैर्यवान और दूरदर्शी वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीव विज्ञान को गणित के कठोर अनुशासन के साथ जोड़ा। उनकी कहानी हमें वैज्ञानिक पद्धति की शक्ति, धैर्य के महत्व और इस बात का एक शक्तिशाली सबक सिखाती है कि कैसे क्रांतिकारी विचार कभी-कभी अपने समय से इतने आगे होते हैं कि दुनिया को उन्हें समझने और स्वीकार करने में वक्त लगता है। और आज की चर्चा से जुड़ा एक विचार जो श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं, हमारे स्रोतों में उल्लेख है कि मेंडल ने मधुमक्खियों पर भी प्रयोग करने की कोशिश की थी,
जिनमें नर हैप्लॉइड होते हैं, यानी उनके पास गुणसूत्रों का केवल एक सेट होता है। ये लिंग सहलग्न वंशागति, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, केवल इशारा करता है जो मटर के प्रयोगों से कहीं ज्यादा जटिल है। अगर मेंडल मधुमक्खियों के साथ सफल हो पाते तो वो और क्या खोज सकते थे, या विज्ञान के सामने कौन से नए और गहरे सवाल खड़े हो जाते।